ओके। पहला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट मीडिया परसुएशन। मीडिया परसुएशन यानी कि मीडिया का लोगों को कायल करना अपनी बातों से, वो उसको कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से अनासर जो है उसके हैं। पहला है हमारा एक्सटेंडेड मीडिया रीच, है ना, यानी कि मीडिया की पहुंच कहाँ कहाँ तक है लोगों में, ये हो गया एक्सटेंडेड मीडिया रीच। अगला है मीडिया डिफरेंसेस, यानी कि जो चैनल होता है, अलग अलग चैनल का डिफरेंस। सॉरी, ये तीसरा है, मीडिया डिफरेंसेस, एक्सटेंडेड मीडिया रीच। और दूसरा हमारा राउंड द क्लॉक कम्युनिकेशन, यानी कि हर वक्त मीडिया का अवेलेबल होना आपके पास। चौथा है ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन, यानी कि ऑडियंस में जो डिफरेंसेस हैं, अलग अलग किस्म के में कायल करने में कौन सा फैक्टर रोल प्ले करेगा। चलिए आंसर करें। क्या हो गया, किसी को समझ नहीं आ रहा है? मैम एक्चुअली जब जी। आप समझा रही थी ना तो आपकी आवाज कट हो रही थी। ओह अच्छा, ओके, सॉरी। ओके, मैं फिर से समझाती हूँ। कह रहे हैं कि मीडिया परसुएशन जो है उनको कौन कौन से फैक्टर यानी कौन कौन से अनासिर जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। अनासिर, मीडिया परसुएशन क्या हुआ, किसी को कायल करना, है ना। तो पहला ऑप्शन है एक्सटेंडेड मीडिया रीच, यानी कि मीडिया की पहुंच कहाँ कहाँ तक है, कौन से पॉपुलेशंस हैं जहां तक मीडिया की पहुंच है। एक्सटेंडेड से मतलब कि एक बड़ा पॉपुलेशन है जिस तक मीडिया की पहुंच है। राउंड द क्लॉक कम्युनिकेशन, यानी कि हर वक्त मीडिया का अवेलेबल होना लोगों के दरमियान। तीसरा है मीडिया डिफरेंसेस, यानी कि अलग अलग किस्म के इंफॉर्मेशन। मीडिया डिफरेंसेस यानी पर्सपेक्टिव में जो नजरिया होता है उसमें डिफरेंसेस। फिर है ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन, यानी कि अलग अलग किस्म की जो ऑडियंस होती है ना, ऑडियंस की कई सारे अकसाम है, तो अलग अलग किस्म की ऑडियंस हुआ, ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन। तीसरा आखिर है हमारा मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो इंफॉर्मेशन मीडिया पहुंचा रही है लोगों तक उसकी क्या क्या खुसूसियात हैं, मैसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। चले बताएं क्या होगा फैक्टर मीडिया परसुएशन का। ओके, ओके, ओके। बाकी लोग भी आंसर करें। चले मैं जवाब बताती हूँ। सही आंसर क्या क्या है हमारा। सी डी एंड ई है हमारा सही आंसर इसका। मीडिया डिफरेंसेस, ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन और मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले और दूसरा क्यों नहीं है? कह रहे हैं कि मीडिया को अगर अपने ऑडियंस को किसी बात के लिए कायल करना हो तो क्या ये काफी है कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो?
मीडिया को देखने वाले लोग, उसको कंज्यूम करने वाले लोग अगर बहुत ज्यादा हैं, तो क्या सिर्फ इस बिना पर मीडिया किसी भी बात के लिए लोगों को कायल कर सकती है? नहीं कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है राउंड द क्लॉक, यानी कि मीडिया का एक्सेस जो है वो ऑडियंस के पास हर वक्त होना। जस्ट बिकॉज किसी शख्स के पास कोई इंफॉर्मेशन हर वक्त अवेलेबल है, तो क्या ये जरूरी है कि वो उससे कायल हो जाए, वो इस इंफॉर्मेशन से, उस न्यूज से? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। मीडिया डिफरेंसेस, यानी कि एक ही बात अगर एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से लोगों के सामने रखा जाएगा और लोग अलग अलग नजरिए से एक ही बात को देखेंगे, तो वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि लोग उस बात से कायल हो जाएं, उस बात को मान जाएं। तो इसलिए मीडिया डिफरेंसेस जो है वो एक फैक्टर होगा मीडिया परसुएशन में। उसके बाद है ऑडियंस फ्रैगमेंटेशन। यह है कि द एक्सटेंट टू विच ऑडियंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मीडिया। अलग अलग किस्म की ऑडियंसेस जब होती हैं, ठीक है, ओके, तो वैसे सिचुएशन में मीडिया को परसुएट करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि अलग अलग किस्म की ऑडियंस की नजरियात जो होंगे वो अलग अलग होंगे, तो उनमें से कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जो कि जो भी इंफॉर्मेशन है उससे उसका जो अपना जाती पर्सपेक्टिव है वो मैच करेगा। ठीक है। आखिर है मैसेज का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने देखा था कि किसी भी मैसेज को जब फॉर्म किया जाता है, सेंडर जब फॉर्म करता है, तब उसको किस चीज का ख्याल रखना होता है कि वो किस चैनल से भेज रहा है और किस ऑडियंस की तरफ भेज रहा है ना? तो वो थी हमारी मैसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर जो है मीडिया इस बात का ख्याल ही ना रखे कि हम यहाँ मेरा ऑडियंस कौन है और किस चैनल से हमको भेजना है, तो क्या वो परसुएशन में ऑडियंस को कायल करने में अ, कामयाब हो सकेगा? नहीं, वो भी नहीं होगा। चले, तो हमारा सही जवाब जो है वो है सी, डी और ई। अगला सवाल हमारा, ओके, कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्ट्राइड्स, स्ट्राइड्स का मतलब होता है तरक्की होना, इन recent times words and times as related to communication have become money। कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे तरक्की हो रही है, जो अल्फाज और वक्त है, वर्ड्स और टाइम है, उसकी अहमियत जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, कीमती होते जा रहे हैं वो पैसों की तरह। दूसरा स्टेटमेंट है कि टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस जो है उसने कंट्रीब्यूट किया है किस चीज में? कंट्रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन बाय अ फ्यू कॉरपोरेट। चंद कॉरपोरेट्स ऐसे हैं जो कि पूरे मास कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं। ये हो पाया है टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस की वजह से। बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, ओके, हम्म, ओके, चलो, हमारा सही आंसर होगा इसका वन। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू। पहला तो ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से जो है हाल के वक्त में अल्फाज और वक्त, यानी कि लोगों की बातें और लोगों का वक्त दोनों जो है वो बहुत ही ज्यादा कीमती हो गया। ये तो बिल्कुल ही सही बात है ना? ये तो सही है। दूसरे स्टेटमेंट में ये कह रहा है टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस के बारे में। टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस क्या है भाई? वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म, वो एक जगह पर जो है किसी एक जगह पर, सॉरी, किसी एक डिवाइस में उनका आ जाना। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तरह लीजिए कि पहले के जमाने में आपके पास फोन कॉल करने के लिए टेलीफोन अलग हुआ करते थे, ईमेल के लिए आप जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए
कैमरा का इस्तेमाल करते थे, और कैलकुलेटर अलग हुआ करता था, कैलेंडर अलग हुआ करता था। टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस कहते हैं इन तमाम चीजों का, इन तमाम टेक्नोलॉजीज का एक ही डिवाइस में आ जाना। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस हो गया। अब ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस जब से आया है तो मास कम्युनिकेशन जो है वो चंद कॉरपोरेट जो है उनके जरिए से कंट्रोल किया जा रहा है। क्या ऐसा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट है ना हमारी, माइक्रोसॉफ्ट, उसके क्या क्या चीजें आती हैं, उसके कंप्यूटर्स आते हैं, है ना, और सॉफ्टवेयर्स आते हैं बहुत सारे, सॉफ्टवेयर्स जो कि कंप्यूटर में भी चलते हैं और मोबाइल में भी चलते हैं। उसी तरह से गूगल है, गूगल का फोन भी आता है, इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह आते हैं, है ना। तो ये लोग जो है, क्या, अब चूंकि इनका जो है बहुत सी चीजों पर एक साथ कंट्रोल हो गया है ना, तो क्या ये कंट्रोल नहीं करते हैं मास कम्युनिकेशन को? जैसे हम देखें, अगर रिलायंस, रिलायंस जो है मोबाइल बनाती है, इंटरनेट है उसके पास, और कॉलिंग नेटवर्क है, वो क्या ओन करते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था कि वो ओन करते हैं मीडिया को, एनडीटीवी, अंबानी के अंडर में एनडीटीवी है ना। तो ऐसे कॉरपोरेट्स जो कि मीडिया को भी ओन करते हैं और मास कम्युनिकेशन के जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी ओन करते हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसे चंद कॉरपोरेट्स ऐसे हैं जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, इस किस्म के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं जो कि मास कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं। और ये किस वजह से हो पाया है? टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस की वजह से, कि एक एक कंपनी के अंदर बहुत बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसको वो कंट्रोल करते हैं। ओके, अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ नैरो कास्टिंग? नैरो कास्टिंग बताया था ना आप लोगों को, क्या था? ब्रॉडकास्टिंग, नैरो कास्टिंग। चले तो हम देखेंगे कि उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला है लार्ज एरिया ऑफ रीच, वही लार्ज पॉपुलेशन वाली बात, के बहुत से लोगों तक ये पहुंचता है। अगला है वीक रिसेप्शन। वीक रिसेप्शन का मकसद है यहाँ पे क्या है ना, पुअर क्वालिटी ऑफ सिग्नल। सिग्नल जो होता है, नेटवर्क हमारा होता है, इसमें पुअर क्वालिटी की होती है। तीसरा है लिमिटेड रीच इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया, यानी कि अगर इलाका के एतबार में हम देखें, जोग्राफी इलाका की बात करें, तो कम जगहों तक ये पहुंच पाता है नैरो कास्टिंग जो है। अगला है हमारा नॉइज फ्री, इसमें नॉइज नहीं होते हैं, नॉइज जो कि कम्युनिकेशन बैरियर था। और आखिरी है अप्रोप्रिएट फॉर स्पेशलाइज्ड मीडिया चैनल्स, खुसूसी मीडिया चैनल्स के लिए ये ज्यादा मुनासिब होते हैं। बताएं कि नैरो कास्टिंग में क्या क्या चीजें होंगी। हेलो, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ओके, जी मैम। अगर आवाज नहीं है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो आप लोग मैसेज कर दिया करें, क्योंकि उधर से आप लोग कहते हैं ना कि आवाज नहीं आ रही है, तो वो बात मुझे नहीं आती है आवाज। कई बार मेरी आवाज फंसने लगती है और आप लोगों की भी आवाज उधर से नहीं आती है, तो मैसेज कर दिया करें, हो सकता है वो आ जाए। ओके, ओके, चलो, सबने बिल्कुल ही सही जवाब दिया है ना, ये 4 होगा हमारा, सी, डी और ई। लार्ज एरिया ऑफ रीच तो ये होता ही नहीं है। नैरो कास्टिंग, नैरो पॉपुलेशन, छोटे पॉपुलेशन के लिए होता है, इनकी टारगेटेड पॉपुलेशन होती है, ना कि लार्ज एरिया ऑफ रीच होता है। वीक रिसेप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये चूंकि छोटे पॉपुलेशन पे फोकस करता है, इनका कंटेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होता है, तो इनका
ध्यान क्वालिटी पे बहुत ज्यादा होता है कि उनके कंटेंट में क्वालिटी भी होनी चाहिए और लोगों तक जो है ये अच्छे से पहुंचना चाहिए, अच्छी क्वालिटी में पहुंचना चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, वहां पे लाइव हो रहा होता है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है, तो वहां पे क्वालिटी जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है। और ये लिमिटेड रीच इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, बिल्कुल ये कम जगहों पर कम लोगों तक पहुंच पाता है। नॉइस फ्री। अब देखें, हालांकि कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो नॉइस फ्री तो हो नहीं सकता है। नॉइस को कम किया जा सकता है लेकिन मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस यहाँ पर देखें तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसने के सी को, सॉरी, जो मुनासिब ऑप्शंस है उसमें डी जो है हमारा वो इंक्लूडेड ही है। और आखिरी हमारा अप्रोप्रिएट फॉर स्पेशलाइज्ड मीडिया चैनल। जी हाँ, हम वो जो कंटेंट होता है जो कि स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है, मखसूस कंटेंट मखसूस लोगों के लिए, तो उसका जो चैनल इस्तेमाल किया जाता है वो भी मखसूस ही होता है। जैसे कि अगर कोई फूड वाला प्रोग्राम हो, खाने वाला प्रोग्राम हो, तो वो किसी ऐसे ही चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है जो कि फूड से रिलेटेड हो, है ना। चलें, अगला सवाल हमारा। ओके, स्टेटमेंट वन कह रहा है यहाँ पे कि इन कम्युनिकेशन मीनिंग कंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस। कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन में जब मीनिंग डाली जाती है, रिसीवर या सेंडर जो है कम्युनिकेशन में मीनिंग डाल रहा होता है, तो उसका जो प्रोसेस होता है वो चॉइस के बिना पर होता है। रिसीवर या सेंडर के पास चॉइस होती है कि उसने क्या मीनिंग डालना है अपने इंफॉर्मेशन में। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इज ए रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस इन पब्लिक डोमेन। आम लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है उसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है उस पर पाबंदी है। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ओके, ये क्वेश्चन तो थोड़ा इजी है। नहीं है। ओके, चले, तकरीबन सबने सही जवाब दिया है। हमारा सही आंसर जो है वो है थ्री। स्टेटमेंट वन में कह रहा था कि चॉइस होती है सेंडर और रिसीवर के पास। बिल्कुल सही बात है। सेंडर जब मैसेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, उसको बना रहा होता है, तो उसके आगे पीछे जो भी कंटेक्स्ट है उसका उस पर इन्फ्लुएंस होता है। और साथ ही साथ उसको ध्यान में रखना होता है कि रिसीवर का बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, उसका कंटेक्स्ट क्या है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके वो बनाता है। तो उसकी तरफ से भी चॉइस होती है। और जब रिसीवर जो है इंटरप्रेट कर रहा होता है, मैसेज को समझ रहा होता है, तो उस वक्त जो है उसको ध्यान में रखना होता है वो सारी चीजें भी कि सेंडर ने किस कंटेक्स्ट में वो बात कही है, लेकिन उसके पास चॉइस भी होती है। और मिस इंटरप्रिटेशन जो होता है, गलत फहमी जो होती है, इसी चॉइस की वजह से तो होती है ना। अगर चॉइस नहीं होती लोगों के पास तो फिर तो वो वही समझते जो सामने से कहा गया है, फिर मिस इंटरप्रिटेशन या गलत फहमी होती ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि लैंग्वेज का इस्तेमाल जब पब्लिक डोमेन में होता है तो वो एक रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस है। क्या ऐसा है, क्या हम लोग लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते हैं जब अ, आम लोगों से बात करते हैं, तो क्या हम लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में? क्या लैंग्वेज के बगैर कम्युनिकेशन मुमकिन है? नहीं है। अब या तो आप वर्बल लैंग्वेज से करेंगे, वो नहीं होगा तो नॉन वर्बल से करेंगे, है ना किसी में तो लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा ही। तो इस हिसाब से ये गलत है। चले, अगला सवाल हमारा।
कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज टू इंक्रीज द मोटिवेशनल क्लाइमेट इन द क्लास। क्लास में अगर लोगों बच स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करनी है, उनके दरमियान में मोटिवेशन बढ़ाना है, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसके। पहला है यूज अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज टू मेंटेन स्टूडेंट इंटरेस्ट। बहुत सारे किस्म के इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कीजिए, इंस्ट्रक्शनल मेथड इस्तेमाल कीजिए, ताकि लोगों की बच्चों की दिलचस्पी बनी रहे। दूसरा है गिव स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू शेयर देयर एक्सपीरियंस एंड लर्निंग विद ईच अदर। स्टूडेंट को इस बात की मौका दिया जाए कि वो एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस और अपना लर्निंग या नॉलेज को बांट सके एक दूसरे से। तीसरा है अलाउ सरकाज़म एंड सुपीरियरिटी टू एग्जिबिट इन क्लास। यानी कि स्टूडेंट को इस बात की इजाजत दी जाए कि वो तंज का या और अपनी एहसास बरतरी को जो है वो लोगों के सामने जाहिर कर सके। आखिर है कि फोस्टरिंग क्लासरूम एटमॉस्फेयर विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। क्लास का माहौल ऐसा हो कि बच्चों के दरमियान, स्टूडेंट्स के दरमियान ट्रस्ट हो, भरोसा हो और कोऑपरेशन हो, एक दूसरे की मदद करें। तो बताएं कौन सा सही आंसर होगा। इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाया जा सकता है। ओके। ओके, सबका सही जवाब बिल्कुल है ना। सी जो है वो गलत होगा। तंज और एहसास बरतरी ये किसी भी क्लास के लिए अच्छी नहीं हो सकती है। इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हमने बताया था आपको कि लेक्चर होता है, वीडियो के थ्रू पढ़ाया जाता है, प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाया जाता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। तो सही बात है, अगर हर किस्म का इंस्ट्रक्शनल मेथड, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी टीचर इस्तेमाल करता रहेगा तो बच्चों की दिलचस्पी बनी रहेगी। ठीक, चलें अगला सवाल देखते हैं हम। कह रहा है कि मीडिया लिटरेसी इज कंसीडर्ड एज, मीडिया लिटरेसी जो है उसको हम क्या कह सकते हैं। कॉरपोरेट कैंपेन कह सकते हैं, कैंपेन मतलब होता है मुहिम कोई भी, या लिमिटेड ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, या टेम्पररी फैड कह सकते हैं, या एक कंटिन्यूअस प्रोसेस कहेंगे उसे। क्या कहेंगे मीडिया लिटरेसी को। हम्म। हम्म। बाकी लोग भी जवाब दें। ओके। ओके चले, सही जवाब दिया है बहुत से लोगों ने, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। ठीक है। मीडिया लिटरेसी क्या होता है, यानी मीडिया के बारे में लोगों को जानकारी होना। मीडिया लिटरेसी refers to the ability to access, analyze, evaluate and create media content। कि एक शख्स जो है वो मीडिया में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस भी कर सके, और उसको एनालाइज भी कर सके, उसको जांच परख सके, है ना। और क्या, वो इंफॉर्मेशन को क्रिएट भी करना जानता हो, कि खुद से इंफॉर्मेशन को हासिल करके बना करके लोगों तक फैलाना, जो कि कंटेंट क्रिएटिंग जैसे कि हमारी होती है। तो यही होती है कि मीडिया लिटरेसी में आप इंफॉर्मेशन को हासिल करके उसको जांच परख भी सकते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए, और किस तरह से खुद से बना करके लोगों के दरमियान जो है उसको भेज सकते हैं। और क्या होता है मीडिया लिटरेसी में, इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ मीडिया मैसेजेस आर कंस्ट्रक्टेड। क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाती है मीडिया में इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए, या ऑडियंस जो है उसको परसुएट करने के लिए, परसुएट यानी कायल करने के लिए, और समाज पर जो भी असर डालती है मीडिया,
वो असर डालने के लिए उसको किस तरह से मैसेज को, इंफॉर्मेशन को बनाना चाहिए, फॉर्म करना चाहिए, कंटेंट करना चाहिए। ठीक है। और मीडिया लिटरेसी जो है वो लोगों को क्रिटिकल एनालाइजिंग सिखाती है किसी भी इंफॉर्मेशन का, कि किस तरह से उसको क्रिटिकली तज्जिया किया जा सके, और बायस्ड इंफॉर्मेशन जो होते हैं या फेक इंफॉर्मेशन जो होते हैं उसको किस तरह से पहचाना जा सके और समझा जा सके। ये सारी चीजें मीडिया लिटरेसी में आती हैं। ये किसी कॉरपोरेट की तरफ से चलाई हुई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि कॉरपोरेट के बारे में क्या कहते हैं कि वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, ना कि जनता के फायदे के बारे में। चलिए, हमारा अगला सवाल। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि okay, there is an argument that the emergence of television audience has brought in more personalized and interactive communication and media culture। यानी कि टेलीविजन जो है उसके आने से कम्युनिकेशन में क्या क्या हो चुका है, पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन की बात आ गई, यानी कि लोग अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं, और इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन हो गया है। मीडिया के अंदर, मीडिया कल्चर में पर्सनलाइज्ड और इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन आ गया है, किसकी वजह से? टेलीविजन के आने की वजह से। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि विद इन एन इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम messages do not acquire the elements of communicability and socialization। इंटीग्रेटेड अगर कम्युनिकेशन सिस्टम हो, यानी कि जहां पर बहुत सारे कम्युनिकेशन को, बहुत सारे कम्युनिकेशन पैटर्न एक जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि ऑडियो विजुअल हर किस्म का, तो वहां पर मैसेज जो होता है कम्युनिकेबिलिटी और सोशलाइजेशन नहीं होता है। यानी कि मैसेज इस लायक नहीं हो सकते हैं कि उनको कम्युनिकेट किया जा सके या उसका इस्तेमाल सोशलाइजेशन में किया जा सके। ओके। ओके। हम्म। चले, सबने सही जवाब दिया है। स्टेटमेंट वन जो है वो हमारा सही है। टेलीविजन और की वजह से इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन बढ़ गया और पर्सनलाइज्ड भी हो चुका है हमारा मीडिया। किस तरह? जैसे है कि हम चैनल वो अपने हिसाब से हम सब्सक्राइब करते हैं। हमको स्पोर्ट्स का चैनल देखना होगा अगर हमें, तो ही हम उसे सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस तरह हुआ है कि पर्सनलाइज हो गया, लोग अपने अपनी तरजीह के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से मीडिया को एक्सेस करते हैं। और इंटरएक्टिव भी हो चुका है कम्युनिकेशन। जैसे कि आजकल क्या होता है, रियलिटी शोज वगैरह में आप वोट भी कर सकते हैं, है ना, तो वो एक तरह का इंटरेक्शन ही हुआ है। अगला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन की वजह से मैसेज जो है वो कम्युनिकेबल और सोशलाइजेबल नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। जहां पर हम मैसेज इस तरह से फॉर्म, वर्बल वर्बल नॉन वर्बल काइनेसिक सारी चीजें हो उसमें, तो उस मैसेज को, वो मैसेज जो है और ज्यादा बेहतर हो जाता है ना। चलिए, अगला सवाल हमारा। सवाल है कि फेस टू स्क्रीन रिलेशनशिप, फेस टू स्क्रीन रिलेशंस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक है ये? एग्रीकल्चरल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मास या इंफॉर्मेशन सोसाइटी? बताएं। ओके। इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करें। हम्म। चलिए, सही जवाब है सबका, मास सोसाइटी।
फेस टू स्क्रीन का क्या मतलब हुआ, जैसे कि टेलीविजन के सामने बैठ करके टेलीविजन देखना, मोबाइल का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल, ये चीज हुआ फेस टू स्क्रीन। ये मास कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है ना, मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया। ओके। चले अगला सवाल जो है हमारे, ये थोड़ा बड़ा सा सवाल है इसका। कह रहे हैं कि द एब्सेंटिज्म रिलेटेड बिहेवियर, एब्सेंटिज्म यानी कि नागा होना, है ना, इससे रिलेटेड बिहेवियर इन एब्सेंट फ्रॉम द क्लासरूम और आउटसाइड, क्लास या क्लास के बाहर नागा होने से रिलेटेड बिहेवियर जो है, जिसमें के चिल्ड्रेन विलिंगली मेक देमसेल्फ एब्सेंट फ्रॉम द क्लासरूम, बच्चे जानबूझ करके खुद को क्लासरूम से एब्सेंट करते हैं, यानी कि वो नागा करते हैं क्लासरूम को, क्लासरूम एक्टिविटीज और आउटसाइड ऑफ द स्कूल विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, बगैर अपने पेरेंट्स के पहले से इजाजत लिए हुए। तो इसे क्या कहेंगे, इसे चीटिंग कहेंगे, टैंट्रम कहेंगे, लाइंग कहेंगे, या ट्रूएंसी कहेंगे। स्टूडेंट्स जो है वो जानबूझ करके क्लासरूम एक्टिविटी में नहीं जा रहे हैं और कोई परमिशन भी नहीं लिया उन्होंने पेरेंट्स से। ओके, जल्दी जल्दी आंसर करें, अभी बहुत सारे सवाल रह रहे हैं। ओके, चले, इसका सही जवाब जो है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, ट्रूएंसी। ट्रूएंसी जो है एक्चुअल में एब्सेंटिज्म जो है ना उसका एक सिनोनिम है, एब्सेंटिज्म का सिनोनिम है ट्रूएंसी। द एक्शन ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से नागा होना या उससे दूर रहना विदाउट गुड रीजन एंड परमिशन, ना तो आपके पास कोई मुनासिब सी वजह है और ना ही आपने घर में इजाजत ली हुई है, इस एक्टिविटी को, इस एक्शन को ही हम ट्रूएंसी कहते हैं। ठीक है। चीटिंग, टैंट्रम, लाइंग, टैंट्रम तो ये नहीं होगा, टैंट्रम का मतलब क्या होता है कि चलो इसका माना मुझे नहीं याद आ रहा है, इसमें बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा जिद करते हैं किसी भी चीज को लेकर के, झूठ बोलने की बात यहाँ पे कहीं नहीं कही जा रही है, तो ये लाइंग नहीं हो सकता है। चीटिंग जो है पॉसिबल ऑप्शन है एक, लेकिन ट्रूएंसी का ही माना होता है एब्सेंटिज्म। ओके, चलिए अगला सवाल हम देखेंगे। सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फसाइज्ड इन हाई कंटेक्स्ट कल्चर, हाई कंटेक्स्ट कल्चर में हम किन बातों पर जोर देते हैं। यूज ऑफ कॉलोक्वियलिज्म, कॉलोक्वियलिज्म क्या होता है, इनफॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल करना, जिसे हम स्लैंग कहते हैं ना, उस वो चीज होती है ये कॉलोक्वियलिज्म। बी है फ्रैक्चर्ड सेंटेंसेस, यानी कि टूटे टूटे सेंटेंसेस, वैसे सेंटेंसेस जो ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो। सी है पोलाइटनेस इन कम्युनिकेशन, नरमी कम्युनिकेशन में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और आखिरी हमारा इनडायरेक्ट फ्रेजिंग। चलें। ओके, ओके, चलें, सब लोग जो है बिल्कुल ही
सही जवाब दे रहे हैं। सही आंसर हमारा है C D and E। C D and E, पोलाइटनेस इन कम्युनिकेशन, बिल्कुल। हाई कंटेक्स्ट कल्चर वो होता है जहां पर कंटेक्स्ट को या नॉन वर्बल क्यूज और इंफॉर्मेशंस को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कंपैरेटिवली वर्बल के, है ना। तो हाई कंटेक्स्ट कल्चर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि वहां नरमी से और इज्जत से, रेस्पेक्ट से बात की जाती है, तो पोलाइटनेस होगा। और चूंकि वहां पे रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये नहीं होगा, वहां पे स्लैंग वर्ड्स नहीं यूज करते हैं। ये वाना गोना जो है, ये एक किस्म का एग्जाम्पल है ये कॉलोक्वियलिज्म का। जैसे हम कहें कि आई वांट टू गो को हम कहें आई वाना गो। तो इस किस्म का लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं किया जाता है हाई कंटेक्स्ट कल्चर में। और इनडायरेक्ट फ्रेजिंग बिल्कुल होती है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। चले, सबको याद है ये कंसेप्ट। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के फीचर क्या क्या हैं? फेस टू फेस, प्राइवेट, पब्लिक, रैपिड एंड फ्रॉम अ प्रोफेशनल सोर्स। चलिए आंसर करें। आसान सवाल है, जल्दी जल्दी आंसर करें। एलिमिनेशन मेथड ट्राई करें। राबिया, आप थोड़ा एलिमिनेशन ट्राई करें। ओके, चलिए देखते हैं। सही आंसर है इसका हमारा C D and E। ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए है। एक कह रहा है हमारा फेस टू फेस। क्या मास कम्युनिकेशन फेस टू फेस होता है? क्या हम जो है बहुत सारे बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एक बार में सामने खड़ा करके बात कर सकते हैं? नहीं है मुमकिन, है ना। फेस टू फेस तो ये बिल्कुल नहीं होगा मास कम्युनिकेशन, क्योंकि फेस टू फेस अगर होगा तो आपको एक एक शख्स को जाकर के बोलना होगा फिर अपनी बातों को। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गए ये दोनों ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है प्राइवेट। क्या मास कम्युनिकेशन प्राइवेट होता है? स्पीच जो दी जाती है वो किसी को प्राइवेट जगह पर दी जाती है। पॉलिटिकल पार्टी आती है, उसके लोग जो स्पीच देते हैं लोगों के दरमियान में, वो प्राइवेट होती है? नहीं, वो पब्लिक होती है। तो पब्लिक होगा, प्राइवेट नहीं होगा। तो इस तरह बी भी हमारा कैंसिल हो गया। तो बी जो है सारा ऑप्शन गलत हो गया, बच गया हमारा C D and E। ये पब्लिक होता है, रैपिड होता है, बिल्कुल। आजकल जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी से हम बड़े पॉपुलेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये एक प्रोफेशनल सोर्स से होता है, यानी कि जर्नलिस्ट जो होते हैं वो करते हैं ना ये काम, मास कम्युनिकेशन का काम। चलिए अगला सवाल हमारा। पहला स्टेटमेंट है कि विल्बर श्रैम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हैड इंटरप्रेट्स एक्टिंग एज बोथ इनकोडर एंड डिकोडर। विल्बर श्रैम के मॉडल में कम्युनिकेशन जो है उसमें जो इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है, जो शख्स इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है, वो इनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों ही काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि विल्बर श्रैम वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्कॉलर टू कंसीडर कम्युनिकेशन एज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। वो पहले शख्स थे जिन्होंने कम्युनिकेशन को इंटरैक्टिव प्रोसेस के तौर पे बताया था। चले बताएं। इंटरैक्टिव मॉडल मालूम है आप लोगों को? विल्बर श्रैम की थ्योरी क्या थी वो याद है आप लोगों को? ओके,
ओके। ओके, चलो बाकी लोग भी आंसर करें। 1 2 3। हो गया सबका? वेरी गुड, सारे के सारे आंसर्स बिल्कुल ही सही है। विल्बर श्रैम का मॉडल क्या था? जो इंटरैक्टिव मॉडल था वो सबसे पहला मॉडल उन्होंने ही दिया था, है ना? 1954 में इनका था मॉडल, इन्होंने 1954 में दिया था। और लीनियर के बाद आया था, पहले जो है लीनियर आया था, लीनियर मॉडल। उसके बाद आया इंटरैक्टिव मॉडल, और इंटरैक्टिव मॉडल में सबसे पहले ऑसगुड एंड विल्बर श्रैम का मॉडल था। फीडबैक देता है जब सेंडर मैसेज करता है, और इन्होंने कहा था कि इनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो कॉमन होता है ना? ये दिया था, विल्बर श्रैम ने मॉडल दिया था। तो जब जो है सेंडर और रिसीवर में मैसेज और फीडबैक दोनों है, तो बिल्कुल ये इनकोडर और डिकोडर का काम दोनों कर रहे होंगे, बारी बारी से अपना रोल चेंज कर रहे होंगे, और इनका एक इंटरएक्टिव प्रोसेस था, और ये पहले शख्स थे। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। चलो, अगला सवाल हमारा। ओके, सवाल है कि सबलिमिनल कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ। सबलिमिनल कम्युनिकेशन किस चीज का हिस्सा है? गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का, या लीगल डॉक्यूमेंटेशन का, या रिसर्च रिपोर्ट का? सबलिमिनल कहते हैं जो हमारे शऊर की सतह से नीचे होता है। शऊर और लाशऊर होता है ना, कॉन्शसनेस, अनकॉन्शसनेस। तो जो हमारे कॉन्शियस माइंड के जस्ट नीचे होता है उसके। ओके। ओके, बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी जल्दी। ओके, चलें। सही आंसर है हमारा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। सबलिमिनल कम्युनिकेशन क्या होता है? मान लें कि ये हमारा माइंड है, ठीक है? इसका इतना हिस्सा जो होता है वो होता है अनकॉन्शियस। ये ऊपरी सतह जो होता है ये होता है हमारा कॉन्शियस, जो कि हम अवेयर होते हैं अपने आसपास से। और इतना सा हिस्सा होता है हमारा सब कॉन्शियस। ठीक है, ये हो गया आपका शऊर, और ये हो गया लाशऊर। सब कॉन्शियस को उर्दू में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं मालूम है। तो शऊर की सतह से बिल्कुल नीचे होता है हमारे सब कॉन्शियस में। कहाँ होता है? यहाँ पे होता है हमारा सबलिमिनल। तो सबलिमिनल मैसेज या सबलिमिनल कम्युनिकेशन जो होता है वो वैसा कम्युनिकेशन होता है जिसको आप नोटिस नहीं करते हैं। जैसे हम जो बहुत सारे एड्स देखते हैं, आपको लगता है कि आपने पूरा का पूरा एड देखा, लेकिन उस एडवर्टीजमेंट में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटे छोटे क्यूज होते हैं, जिसको आप दर हकीकत नोटिस तो नहीं करते हैं, लेकिन वो आपके जहन पे असर करते हैं। जैसे कि एक एड में जो भी कैरेक्टर है, जो भी इंसान है, उसका उसने जिस रंग का कपड़ा पहना हुआ है, और जो आसपास की चीजें हैं उसके रंग,
उसकी साइज, ये सारी चीजें जो है हमारे जहन को असर करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वो चीजें हैं जिससे हमें कोई फर्क पड़ता है? हम्म। जोमेटो का कलर जो है वो रेड है, उसके उस रेड रखने का एक मकसद है, ठीक है, लेकिन आपने कभी इस चीज पर गौर नहीं किया। तो इस किस्म की कम्युनिकेशन जो कि आपके जहन पे असर तो करती है, लेकिन आपके शऊर जो है उसको नहीं एहसास होता है, उसको नहीं पता चलता है, वो कहलाता है सबलिमिनल कम्युनिकेशन। और ये काम पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में बहुत किया जाता है। चलिए, समझ गए ना आप लोग? ओके। अगला सवाल हमारा कह रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग मेजर्स हेल्प स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज कम्युनिटीज टू फील कंफर्टेबल इन द क्लासरूम। ओ सॉरी, डू नॉट हेल्प। डिसएडवांटेज कम्युनिटी यानी कि जो पिछड़ी हुई कम्युनिटी है, तो पिछड़ी हुई कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को क्लासरूम में कंफर्टेबल यानी कि आराम जो है ना महसूस हो, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से जो है वो अनकंफर्टेबल हो सकता है? पहला है हमारा इनकरेजिंग देम टू पार्टिसिपेट इन द कल्चरल एक्टिविटी। जो भी स्कूल में क्लास में कल्चरल एक्टिविटी होती है, उसमें जो है उनको पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना। आस्किंग देम टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी ओनली, उनसे कहना कि आप सिर्फ पढ़ाई करें। इनवाइटिंग सक्सेसफुल पर्सन फ्रॉम डिसएडवांटेज कम्युनिटी, उनकी खुद की जो कम्युनिटी है वहां से जो उनके सक्सेसफुल लोग हैं उस कम्युनिटी के, उनको बुलाना, उनको इनवाइट करना। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रगल्स एंड डिफिकल्टीज जेन्युइनली, उनकी मुश्किलों को और मशक्कतों को सही सही समझना। ओके। ओके, जल्दी जल्दी आंसर करें, ये तो आसान सी बात है। ओके, दे दिया, सबने आंसर कर दिया। इसका सही जवाब हो गया हमारा टू। आस्किंग देम टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी ओनली, क्या है कि कौन सी चीज ऐसी है जो कि नहीं हेल्प करेगी, बाकी सारी चीजें तो बिल्कुल हेल्प करेंगी, है ना। अगर उनको कल्चरल एक्टिविटी में इनकरेज करेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो क्या होगा कि वो दूसरों के कल्चर को जानेंगे। जो दूसरी कम्युनिटीज हैं क्लासरूम में, उनके कल्चर, उनकी तहजीब को भी जानेंगे, और इससे उनका नॉलेज बढ़ेगा, तो ये तो अच्छी बात है। और क्या, इनवाइटिंग सक्सेसफुल पर्सन, अगर वो अपनी ही कम्युनिटी के किसी सक्सेसफुल इंसान को, कामयाब इंसान को देखेंगे और उनको जानेंगे, तो उनके अंदर भी मोटिवेशन बढ़ेगा काम को करने के लिए या तालीम हासिल करने के लिए। आखिरी है कि ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रगल एंड डिफिकल्टी, उनकी मुश्किलात को समझ करके क्या किया जा सकता है। टीचिंग इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी जो होती है, वो उनके मुताबिक बनाई जा सकती है ना। तो ये भी हेल्प करेगा। तो वो जो इकलौता चीज जो हेल्प नहीं करेगा वो है उन्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना कह करके। चले, अगला सवाल हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम में एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है? पर्पस डिफाइन करना, पर्पस यानी मकसद, गोल। ऑप्ट फॉर प्रिटेंशंस, यूज अनरिस्की ह्यूमर, अवॉइड रिहर्सल्स एंड रिपीट स्पीच टैग। स्पीच टैग का मतलब होता है की पॉइंट्स, और रिहर्सल अवॉइड करना यानी कि रिवीजन जो होता है उसको अवॉइड करना। अनरिस्की ह्यूमर मतलब, ह्यूमर मतलब मजाक, और अनरिस्की का मतलब हुआ जिसमें कोई रिस्क ना हो। ओके।
ओके, सारे लोगों ने आंसर कर दिया। ए, सी और ई होगा बिल्कुल। जब हम जो है मकसद को डिफाइन करेंगे तो उससे क्या होगा कि आगे हमारा प्लान करना जो होगा वो आसान होगा क्लासरूम टीचिंग को। उसके बाद अनरिस्की ह्यूमर, यानी कि ह्यूमर का इस्तेमाल तो करना ताकि क्लास में बोरियत ना हो, मोनोटोनस ना हो जाए क्लास। तो ह्यूमर का इस्तेमाल करना, लेकिन वैसा ह्यूमर जो जिसमें कि किसी किस्म का रिस्क ना हो, कोई हार्म ना हो, कोई हर्ट ना हो उससे। और क्या है कि स्पीच टैग को रिपीट करना, जो भी की पॉइंट्स हैं उनको रिपीट करते रहना। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, सी और ई। चलें, अगला सवाल हमारा देखें। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था, उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। लीनियर, हेलिकल, एरिस्टोटलियन, सर्कुलर। चलें बताएं। ओके। ओके। ओके, बाकी लोग भी आंसर करें। आंसर कर दिया सारे लोगों ने। चलो, सही जवाब क्या है हमारा? सबसे पहले कौन सा मॉडल आया था हमारा? 300 बीसीई में आया था, है ना? 300 बीसीई में आया था एरिस्टोटेलियन मॉडल। ये हो गया हमारा पहला। उसके बाद क्या आया? उसको फॉलो करते हुए दूसरे लोगों ने लीनियर मॉडल दिया, है ना? उसके बाद हमारा आया सर्कुलर मॉडल, जिसको हम इंटरएक्शनल मॉडल जिसे हमने कहा था, कि उसमें आपस में इंटरेक्शन बना रहता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान में। फिर हमारा आया था सबसे आखिर में, दिया था किसने? डांस ने दिया था अपना हेलिकल मॉडल, जो कि ट्रांजैक्शनल मॉडल था। तो क्या हो गया? सी, ए, डी एंड बी। चलिए। मैम एरिस्टोटल ओके। वाला भी लीनियर में ही है ना? हाँ, एरिस्टोटल वाला लीनियर में ही है, लेकिन चूंकि उन्होंने बहुत जमाने पहले दिया था, है ना, तो इसलिए उसने अलग कर दिया है उसे। चलें, अगला सवाल है हमारा कि पहला स्टेटमेंट है एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कंटेन्स नॉइज, सारे कम्युनिकेशन में नॉइज होता है। और दूसरा स्टेटमेंट है नॉइज इन कम्युनिकेशन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली बट कैन बी रिड्यूस्ड, नॉइज को खत्म नहीं किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। चलिए आंसर करें इसका जल्दी जल्दी। ओके। कर दिया सारे लोगों ने आंसर। चलें, बिल्कुल सही जवाब है सबका। सारे ही कम्युनिकेशन में नॉइज होता है, कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं किसी न किसी किस्म का, या तो फिजिकल हो जाएगा या साइकोलॉजिकल हो जाएगा। कोई ना कोई नॉइज हर कम्युनिकेशन में होता है। और नॉइज को कंप्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको सिर्फ कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। अगला सवाल हमारा, ओके, कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से सही स्टेटमेंट्स हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। टीचिंग वैसा प्रोसेस है जिसमें के स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप जो होता है वो इफेक्टिव होता है। सॉरी,
इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट के साथ। कम्युनिकेशन रिलेशनशिप जो होता है वो इफेक्टिव होता है स्टूडेंट्स के साथ। बी कह रहा है कम्युनिकेशन एंड लर्निंग आर इंटरडिपेंडेंट। कम्युनिकेशन और लर्निंग, लर्निंग यानी सीखना, वो एक दूसरे पर मुनहसर करते हैं, इंटरडिपेंडेंट है। तीसरा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप मींस मैक्सिमाइजिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। अगर हम कम्युनिकेशन रिलेशनशिप इफेक्टिव रखेंगे तो उससे बच्चों की समझ जो है, अक्ल, वो अच्छी होगी, बढ़ेगी। टीचिंग एंड कम्युनिकेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। टीचिंग और कम्युनिकेशन एक दूसरे पे डिपेंड या मुनहसर नहीं करते हैं। इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन हैज नो रिलेशन टू स्टूडेंट सक्सेस। जो इंस्ट्रक्शन हम इस्तेमाल करते हैं उसका स्टूडेंट्स की कामयाबी से कोई लेना देना नहीं है। ओके, ओके, चलो सबने आंसर कर दिया। सही जवाब हमारा 1 है, ए बी सी। टीचिंग जो है उस वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट के साथ, बिल्कुल। कम्युनिकेशन और लर्निंग जो है वो बिल्कुल एक दूसरे पर मुनहसर करते हैं। अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी तो क्या होगा, रिसीवर यानी कि जो स्टूडेंट है वो सही से मैसेज को इंटरप्रेट नहीं करेगा, वो समझेगा नहीं। अगर वो समझेगा ही नहीं तो सीखेगा कैसे। सी भी सही है हमारा कि अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों की समझ बढ़ती है। डी जो है वो गलत है। टीचिंग और कम्युनिकेशन एक दूसरे पे कैसे मुनहसर नहीं कर सकते हैं भाई। और इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन जो है उसका स्टूडेंट सक्सेस से कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत बात है। चलिए अगला सवाल हमारा। ओके, क्वेश्चन है कि बोथ वाईफाई एंड ब्लूटूथ ऑफर वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। दो डिवाइस के दरमियान में ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों ही वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ब्लूटूथ इज यूजफुल व्हेन। अब ब्लूटूथ जो है वो कब ज्यादा कारगर हो सकता है। पहला है कि ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस विच आर लेस देन 30 मीटर्स। वैसे दो डिवाइस जो 30 मीटर की दूरी से करीब हैं तो उनमें काम करेगा ये। दूसरा है द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन नॉट क्रिटिकल। स्पीड जो है डेटा को दूसरी तरफ भेजने की वो ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा अहम नहीं है। सी है कि यूजिंग हाई बैंडविड्थ एप्लीकेशन। हाई बैंडविड्थ इस्तेमाल करना अगर है, हाई बैंडविड्थ का इस्तेमाल होता है इसमें। चलो आंसर करें। ब्लूटूथ जो है वो किस सिचुएशन में यूजफुल होगा। आप लोग अपने फोन में ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हैं ना। इतना कंफ्यूजन है इसमें। हम दोबारा समझा दीजिएगा, इसके बारे में तो पता नहीं है। अच्छा ठीक है। ओके, चले। इसका सही जवाब जो है वो हमारा ए और बी होगा, यानी कि 1। बैंडविड्थ क्या होता है। हम कहते हैं ना कि हमारा डेटा जो है वो केबी, एमबी, जीबी जो होता है। तो बैंडविड्थ का, हाई बैंडविड्थ का मतलब हुआ कि हाई बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये केबी क्या होता है, बी जो हुआ वो बिट्स हुआ। केबी में बी जो हुआ वो बिट्स हुआ। केबी कह लें या एमबी कह लें या जीबी कह लें, ये जो है बिट्स क्या हुआ, ये एक इंफॉर्मेशन हुआ।
तो हाई बैंडविड्थ का मतलब हुआ कि हाई नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हाई है। नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन हाई होगा तो हम कहेंगे हाई बैंडविड्थ। तो ये समझ गए आप। कह रहा है कि ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस लेस देन 30 मीटर। तो ब्लूटूथ जो है उसको हम करीब के जो डिवाइसेस होते हैं उसी में इस्तेमाल करते हैं। वाईफाई का आपने देखा होगा कि बहुत दूर दूर तक सेंटर होता है ना। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर भी वाईफाई का सेंटर रहता है। और फिर कह रहा है कि स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन जो है वो क्रिटिकल नहीं है। आपका वाईफाई में स्पीड जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है और वो फ्लक्चुएट भी करता है बहुत ज्यादा। ब्लूटूथ जो होता है वो एक स्लो डेटा ट्रांसमिशन का मेथड होता है। इसमें बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता डेटा जाते हैं। जब आप आईसीटी पढ़ेंगे तो इस चीज को डिटेल में करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए पूछ लिया क्योंकि चूंकि हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाईफाई ब्लूटूथ डेली लाइफ में, तो हम थोड़ा सा अपने जहन का इस्तेमाल करके इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है। Sending music files from a mobile phone to headset. Okay. It appears कि ये वाला भी सही होगा। Okay, मैं अब कंफ्यूज कर गई हूँ। जी मैम, फिर तो फोर्थ वाला ठीक हो जाना चाहिए, अगर सेकंड ठीक है तो। हम्म। क्योंकि जो है बिल्कुल हमारा ब्लूटूथ हेडसेट होता है ना। ओके चलें, फिर मैं इसे जो एक बार रीचेक कर लूंगी। ओके। हम्म। चलें अगला सवाल हम देखते हैं। कह रहे हैं कि मास मीडिया मोस्टली ऑपरेट इन पर्सनल स्फेयर, ब्यूरोक्रेटिक स्फेयर, पब्लिक स्फेयर, एथिकल स्फेयर। स्फेयर का मतलब होता है गोला, दायरा। ओके बिल्कुल सही, पब्लिक स्फेयर है ना। चलिए अगला सवाल हमारा कह रहा है कि अ लार्ज proportion ऑफ mediated कल्चर ट्रांसमिशन involves traditions, language, belief, attitude and values from one generation to another generation. Mediated cultural transmission क्या हुआ? वैसा कल्चरल ट्रांसमिशन जिसमें मीडिया का इस्तेमाल किया गया हो, है ना। तो कह रहा है कि मीडिया के जरिए जो कल्चरल ट्रांसमिशन होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें होता है ट्रेडिशन, लैंग्वेज, बिलीफ, एटीट्यूड और वैल्यू। हमारी तहजीब, हमारी जुबान, हमारे बिलीफ्स, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि मीडिएटेड कल्चर ट्रांसमिशन के जरिए, यानी कि मीडिया के जरिए जब कल्चरल ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो उसमें उसका बड़ा हिस्सा जो होता है उसमें ट्रेडिशन, लैंग्वेज, बिलीफ, एटीट्यूड वगैरह आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सच अ प्रोसेस, यानी कि इसी प्रोसेस के बारे में, कल्चरल ट्रांसमिशन के बारे में कह रहा है कि सच अ प्रोसेस विल कंट्रीब्यूट फॉर द अनकॉन्शियस कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। कि जब ऐसे ट्रांसमिशन होंगे तो जो सोसाइटी के लोग हैं उनके जहन में लाशऊरी तौर पर कल्चर का डेवलपमेंट होगा। चलिए बताएं। ओके। ओके। चलिए सबने आंसर कर दिया। सही है हमारा दोनों स्टेटमेंट। उसने कहा हेरोल्ड लैसवेल ने क्या ट्रांसमिशन करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। पहले ये हमारे आबा अजदाद किया करते थे, किस तरह बूढ़े लोग थे
आगे के लोगों को बताते थे कि पिछले जमाने के लोगों का कल्चर क्या था। लेकिन आज के जमाने में ये काम मीडिया करता है। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं कल्चर में, उनके ट्रेडिशन, लैंग्वेज वगैरह होता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अनकॉन्शियस कल्चर डेवलपमेंट होता है लोगों में। तो हाँ, जब ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, हम मूवीज वगैरह देखते हैं जो कि हिस्ट्री पे बेस्ड होती है, तो उससे हमारे जहन पे असर होता है। और जो कल्टीवेशन थ्योरी कह रही थी कि मीडिया जो दिखाता है उसका लोगों का बिलीफ और एटीट्यूड वगैरह की तब्दीली आती है। तो ये भी सही हो गया। चले अगला सवाल हमारा। पहला स्टेटमेंट है कि द सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट फेवर फीडबैक। सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसमें फीडबैक को फेवर नहीं किया जाता है। दूसरा है कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिमांड्स कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन इनेबल्स इमीडिएट फीडबैक। लीनियर मॉडल जो है उसे चाहिए फीडबैक फौरन से, और वो कंटिन्यूटी की बात करता है कम्युनिकेशन में, यानी मुस्तकिल कम्युनिकेशन चलता रहना चाहिए। ओके। हम्म। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि सर्कुलर मॉडल कहता है कि फीडबैक की जरूरत नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि लीनियर मॉडल कह रहा है कि फीडबैक जो है वो फौरन चाहिए और कम्युनिकेशन में कंटिन्यूटी यानी कि मुस्तकिल कम्युनिकेशन चलता रहना चाहिए। क्या हुआ, आप लोग सेंटेंस नहीं समझे? देखिए, स्टेटमेंट टू कह रहा है कि लीनियर मॉडल यानी कि जहाँ पे एक सेंडर है और दूसरा रिसीवर है, ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन एनेबल्स इमीडिएट फीडबैक। क्या यहाँ पे फीडबैक होता है? क्या यहाँ पे फौरन से फीडबैक मिल जाता है? और क्या यहाँ पे किसी किस्म की जो कंटिन्यूटी बनी रहती है कि सेंडर रिसीवर को कह रहा है, रिसीवर सेंडर को कह रहा है? ऐसा तो नहीं होता है। तो ये गलत हो गया ना। आप कह रहे हैं कि स्टेटमेंट टू इज ट्रू। नहीं, ये तो गलत है। लीनियर कम्युनिकेशन में फीडबैक की बात कहाँ से आई? और इसमें ना ही कोई मुस्तकिल कम्युनिकेशन चल रहा है, एक तरफ से बात कही गई, दूसरी तरफ बात खत्म हो गई, सुन करके तो कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ है। पहला कह रहा है कि सर्कुलर जो है वो डज नॉट फेवर फीडबैक। क्या सर्कुलर मॉडल जो है, एसआर का वो मॉडल जो कहता है कि इधर से इधर और इधर से इधर चल रहा है, क्या इसमें फीडबैक की बात नहीं है? अगर फीडबैक की बात नहीं है तो फिर इधर से जो इधर आ रहा है वो क्या था? ये तो फीडबैक ही था ना। क्या वो आप लोगों को सेंटेंस समझ में नहीं आया था? बताएं प्लीज कि क्या मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो आपको उसमें कंफ्यूजन हुई थी? क्या हो गया? चलिए एक बार ध्यान दे करके उसे फिर से पढ़िएगा। ओके, याद नहीं रहा, अच्छा ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा। सर्कुलर का तो मतलब ही हुआ ना जो सर्कल में चलता रहे, है ना। सर्कल में इस तरह से जो है ये चल रहा है, इस किस्म से प्रोसेस हो रहा है। और लीनियर का मतलब हुआ लीनियर लाइन, लाइन से बना है लीनियर। इधर से शुरू हुआ, इधर जाके खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म, यहाँ से शुरू। ये हो गया लीनियर। ये हो गया हमारा सर्कुलर जो दायरे में है, ये सर्कुलर है।
और इंटरएक्टिव में क्या होता है, इधर से यहाँ पहुंच जाता है तब इधर से वापस आता है। जैसे कि हम एसएमएस में मैसेजेस या चैट्स करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं कि हम पहले एक मैसेज करते हैं, तभी तो उसी तरह से वो पढ़ करके रिप्लाई करता है, जो कि फेस टू फेस में नहीं होता है। फेस टू फेस में हम बीच में ही अपनी बात कह देते हैं, या नॉन वर्बल मैसेज हमें मिल जाता है दूसरी तरफ से। चले इंशाल्लाह। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल मीडिया आर सिंबल सिस्टम्स एंड दिस इज अ फैक्ट इन द केस ऑफ टेलीविजन। सारे मीडिया जो है वो एक किस्म का सिंबल सिस्टम है, और ये बात सच है टेलीविजन के केस में भी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि टेलीविजन इज अ मीडियम दैट कन्वेज मैसेज टू अ होमोजेनस ऑडियंस। होमोजेनस का मतलब होता है जहाँ पे यकसानियत हो। तो टेलीविजन जो है उसके ऑडियंस जो होते हैं वो होमोजेनस होते हैं, यकसानियत होती है उसके ऑडियंस में। ओके। ओके, चले, सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। इसमें स्टेटमेंट टू जो है वो हमारा गलत है। ऑडियंस तो कोई भी हो सकती है ना, उनका अलग अलग बिलीफ हो सकता है, अलग अलग कल्चर हो सकते हैं, अलग अलग एटीट्यूड हो सकता है। क्योंकि टेलीविजन पे आने वाला प्रोग्राम, उसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज होता है। ये लार्ज पॉपुलेशन को कन्वे किया जाता है, और जहाँ पर हमारा पॉपुलेशन ज्यादा बड़ा होगा वहां पे इकसाम भी बहुत ज्यादा होंगे, है ना। और सभी मीडिया जो है वो सिंबल सिस्टम होता है, बिल्कुल। सिंबल्स तो कुछ भी हो सकते हैं, हमारी लैंग्वेज भी, वो भी एक सिंबल है ना। ओके, चले, अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसको बस जहन लगाना है इसमें। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल विल कंट्रीब्यूट फॉर अ कम्युनिकेशंस क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी की हमने बात की थी ना, पूछूंगी मैं कि उसका क्या नाम था। एरिस्टोटल ने क्या कहा था कम्युनिकेशन क्रेडिबिलिटी के बारे में, कि कौन इसमें कंट्रीब्यूट करता है। पर्सनल अपीयरेंस, यानी लोगों के शक्ल जैसे वो दिखते हैं। पेक्यूलायर मैनरिज्म, पेक्यूलायर का मतलब होता है अम, जो अच्छा ना हो, जो देखने में बुरा लगे। पेक्यूलायर जिससे घृणा महसूस हो। मैनरिज्म यानी कि तरीका, तो बुरे तरीके, बुरा मैनर। तीसरा है गुडविल, यानी किसी के बारे में अच्छा सोचना। नेक नियति, ट्रस्ट वर्दीनेस यानी भरोसापन। और विजडम यानी हमारी अक्ल, शऊर, समझ। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन में क्रेडिबिलिटी का काम करेंगी। क्रेडिबल, ये टर्म मैंने आपको बताया था। क्रेडिबल, जिसपे भरोसा किया जा सके। ओके। हम्म, चले, सारे लोगों ने सही जवाब दिया, सी, डी और ई। बताएं तो, हम मुझे जो है लिख करके बताएं कि कम्युनिकेशन क्रेडिबिलिटी की बात अरिस्टोटल ने अपनी किस चीज में की थी, उसके लिए उन्होंने एक टर्म दिया था। सारे लोग जो है जल्दी जल्दी चैट में लिख दें। पर्सनल अपीयरेंस की कोई जरूरत नहीं होती है कम्युनिकेशन में, है ना। खास करके जब एरिस्टोटल ने बात की थी, क्योंकि उन्होंने पब्लिक स्पीच के बारे में बात की थी, है ना। जब जो उन्होंने थ्योरी दी थी वो पब्लिक स्पीच की बुनियाद पर दी थी, तो उसमें पर्सनल एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं था। और पेक्युलर मैनरिज्म भी नहीं होगा। सारे लोग आंसर करें, रिवीजन नहीं किया है।
चले, सही कह रहे हैं आप फैजान। इथॉस होता है। इथॉस जो होता है वो क्रेडिबिलिटी होती है, कि कितना उस पर भरोसा किया जा सकता है। और क्या था? पैथोस था। पैथोस जो था क्या था वो? स्पीकर की क्वालिटी ऑडियंस से इमोशनली कनेक्ट करने की। इमोशनली कनेक्टेडनेस। स्पीकर कितना इफेक्टिवली, कितने अच्छे अंदाज में ऑडियंस से इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं। और लोगोस, लोगोस क्या था? लॉजिकल, कि मैसेज जो है वो कितना लॉजिकल है, कितना अक्ल और फहम पर मबनी है। लॉजिक को क्या कहते हैं उर्दू में? लॉजिकल या रीजनेबल, जिसमें तर्क हो जिस बात में। चल, मंतिकी, बिल्कुल। लगोस जो होता है वो होता है मंतिकी। चले, हमारा हो गया कंप्लीट।